छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखिए, अपनी राय रखिए जो आपको उचित लगे। ठीक है, चलो भाई, वेल डन, बहुत बढ़िया। सही उत्तर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ में? ऑप्शन नंबर सी के साथ में इसका सही उत्तर जाएगा। छात्र व्याकरण के माध्यम से भाषा का लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग कर सकता है। भैया लिखित रूप का तो शुद्ध प्रयोग तभी कर पाएगा जब विराम चिन्हों का सही ज्ञान हो ना, और मौखिक रूप से शुद्ध तभी बोल पाएगा जब वो ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना जानता हो। हम ये नहीं कहते कि ऑप्शन नंबर ए या बी गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप चूंकि सीटेट का ये पॉलिसी है, सीटेट का एक पैटर्न है कि उस ऑप्शन को टच कर लो, ये तरीका सीखो। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, हमने कहा कि भाई लिखित रूप में प्रयोग करना तो आप तभी सीख सकते हो जब आपको विराम चिन्हों का ज्ञान हो, और मौखिक रूप से आप तभी बोल सकते हो जब आप ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करते हो। यानी ऑप्शन ए और बी में दोस्तों कोई बुराई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सी को क्यों चुने? सी को हमने इसलिए चुना क्योंकि सी में सारे ऑप्शंस लगभग समाहित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको मूव करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की शिक्षिका होने के नाते, भाषा की अध्यापिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते समय आपका उद्देश्य क्या होगा? बताइए। मैं फिर कहता हूं, ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक मैंने आज आपके लिए चुना है, क्योंकि व्याकरण कभी भी प्राइमरी में शामिल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर घुमाकर आपसे उसने पूछ लिया कि भाई व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो आप कैसे जवाब करोगे, इसके लिए तैयार रहिए। पहला, बच्चों को व्याकरण के नियम बताना है। व्याकरण का नियम एकदम निगेटिव है, इसको तुरंत गलत काटना। भाषा को यानी बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, कोई बुराई नहीं, क्योंकि जिस ऑप्शन में भाषा की संरचना लिखा रहेगा, आप मेरे स्टूडेंट हो तुरंत टिक कर देना। बच्चों को वाक्य रचना के नियम शब्द नेगेटिव है, अभ्यास शब्द नेगेटिव है, प्रयोग पॉजिटिव है, लेकिन हम फिर वही कहते हैं कि ऑप्शन वही चुना जाएगा जो सबसे खूबसूरत होगा, जिसमें वो सारी बातें समाहित हो जाएंगी। दोस्तों सही उत्तर है भाषिक संरचना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निगमन विधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, निगमन विधि दोस्तों क्या है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों निगमन विधि की जहां तक बात किया जाए तो नियम से उदाहरण की ओर, पता ही होगा आपको, नियम बताकर उदाहरण देना सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उदाहरण देकर नियम आप आगमन विधि में बताते हो। एक चीज का ध्यान रखना, आगमन और निगमन में बस फर्क है इतना कि आगमन में आपको पहले बहुत सारा प्रयोग करना पड़ता है, तब एक नियम निकलता है। यानी आ से आगमन, आ से आता है, कोई चीज तब निकल कर निष्कर्ष निकलता है जब आप प्रयोग करते हो। यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या समझे? तो निगमन विधि और आगमन विधि दोस्तों, दोनों ये जो विधियां आपकी हैं, आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नियम बताकर उदाहरण देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। 5वीं क्लास की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए, 5वीं क्लास की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। आगे, वह व्याकरण पढ़ाने की किस विधि का प्रयोग करे? याद रखना, व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक, वो नियम नहीं बता रही हैं, ध्यान रखना। कोई लेखक है जो पहले से ही ज्ञात है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जा रही हैं, और ज्ञात से अज्ञात ये किसमें होता है? आगमन विधि में। कितनी बार आपको ये बात मैं समझाऊं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगमन और निगमन ये दोनों विधियां दोस्तों दिया गया था किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। संवाद विधि प्लेटो के द्वारा। ज्योति विश्वकर्मा, बीना देवी, सुमन कुमार, रिंकू सुनीता, निशा मिश्रा, पूजा और बीना देवी और हमारे सभी स्टूडेंट्स। आइए दोस्त ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जो आज का टॉपिक है मिस मत करना, क्योंकि व्याकरण प्राइमरी में नहीं शामिल, लेकिन कई बार पेपर को टफ बनाने के लिए व्याकरण से ही क्वेश्चन उठा लेता है कि व्याकरण का ये वो, तो कैसे उत्तर करोगे?
वो सारे संभावित प्रश्न आपको मैं दे दे रहा हूं। ये किसमें होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। 5वां, आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब जो हम देख सकते हैं, जो हमें ज्ञात है आगे। अमूर्त मतलब जो हमको दिखाई ना दे, कल्पना पे चले। तो पहला ऑप्शन ठीक है ना, मूर्त मतलब ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जाहिर बात है, देखिए यार तुरंत ही पता आपको चल गया कि ऑप्शन 1 अगर ज्ञात से अज्ञात है तो तीसरे में भी ज्ञात से अज्ञात लिखा है। सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3rd, 4th वाला ऑप्शन आप कर दीजिएगा। बिल्कुल, तो दिव्या रंजीत पासवान और जावेद अख्तर, रेणु कुमारी, पुष्पा कुमारी, ज्योति विश्वकर्मा, सोनम कुमारी, पुष्पा कुमारी, पूजा पासवान, जावेद अख्तर, रिंकू सुनीता। एक ही बात का दोस्तों आपको याद रखना है, पेडागॉजी ज्यादा अभ्यास करो। जो आपका शिक्षण शास्त्र है इसको ज्यादा अभ्यास करो। ये अगर आपने पकड़ में कर लिया तो 90 नंबर आपको पास यही करा देगा। 60 नंबर जो आपका कंटेंट वाला है भूल जाओ उसको, वहां पर 10-15 भी कर दोगे तो भी 105 पार हो जाओगे। अगला प्रश्न, व्याकरण पढ़ाते समय एक शिक्षिका का उद्देश्य नहीं होता। व्याकरण पढ़ाते समय दोस्तों एक शिक्षिका का क्या उद्देश्य नहीं होता? छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें। भाषिक संरचना, भाषिक संदर्भ, ये दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों का मतलब एक होता है। पॉजिटिव वर्ड है ऑप्शन ए में, तो ये तो पॉजिटिव है, मुझे निगेटिव खोजना है। दूसरा, छात्र शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सके। सही बात है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसमें वो अपना पक्ष रख सके, समझ सके। तीसरा, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, केवल शब्द नेगेटिव है, तो आप तुरंत ऑप्शन में देख लिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 7वां, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना किस चीज का हिस्सा है? मुहावरा और लोकोक्तियां, चलो भाई जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है? ये भी आप लोग जरूर बताना चाहें तो बता सकते हो। पहला ऑप्शन व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। दूसरा, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य। तो 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। व्याकरण का प्रमुख हिस्सा, तो क्या बाकी चीजें जो है वो हिस्सा नहीं है? गलत है। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण, गलत है, सी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कमेंट्री करते हुए, क्या कुछ बात कहते हुए बीच बीच में पंच लाइन यूज करते हैं। एक कॉमेडी करने वाला देखो, पंच लाइन बीच बीच में यूज करता है, क्यों? जिससे वो बात थोड़ा प्रभावी हो जाए, 4 लोग उस पर थोड़ा सा हंसते हैं या प्रभावित हो जाएं, है ना? तो ये समझिए बात को, जैसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आपने ये बात वहां पे कह दी तो ये एक वजन आ गया उस शब्द में, आपकी बात थोड़ा प्रभावी हो गई। जैसे वृक्ष है सोना, इसे कभी मत खोना। दैट मीन्स आप इस चीजों को अगर बोल रहे हो तो वहां पे आप एक प्रभावी अभिव्यक्त कर रहे हो, प्रभावी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3rd। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरी बात, अगर कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा आपका, मान लो पेपर में नहीं काम करता आपका कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए एक और तरीका है कि ऑप्शन में अगर अभिव्यक्ति लिखा है तो वो ऑप्शन पॉजिटिव होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति का मतलब बच्चे को मौका देना, बच्चे को अवसर देना। और अगर बच्चे को मौका मिल रहा है, बच्चे को अवसर दे रहे हो, तो इससे बड़ा सुयोग और क्या हो सकता है? बेहतर काम और क्या हो सकता है इससे बेहतर? तो दोस्तों ले चलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। बी इसलिए गलत है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण आप नहीं कह सकती। मुहावरा और लोकोक्ति, कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण ठीक है, अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, ये नेगेटिव वर्ड है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, उसने पढ़ा, उसने खाना खाया, उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दोस्तों क्या दर्शाता है? तो ये आप सब लोग जानते हो कि जब आप दिखावा करते हो किसी चीज को लेकर, बिना मतलब का आप शो ऑफ करते हो, तो उसे कहते हैं क्या? अति सामान्यीकरण करना। उसने खाया, उसने मुस्कुराया,
वो ऐसे चला, दैट मीन्स ये नियमों का अति सामान्यीकरण है। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका एकदम परफेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा। बाकी नियमों का उल्लंघन ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन 8 के बाद मैं आपको 9th की तरफ लेकर चलता हूं। ये रहा, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान पे देखिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, व्याकरण शिक्षण के माध्यम से या व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांश की व्यवस्था होना चाहिए। गलत बात है। हम अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के साथ साथ उसी क्लास में हम समावेशित होकर हम गद्यांश भी पढ़ाएंगे, पद्यांश भी पढ़ाएंगे, कविता के माध्यम पढ़ाएंगे, व्याकरण भी सिखाएंगे। अलग से कालांश, ये सब जैसे अलग से किसी बच्चे को शिक्षा देना, अलग से कालांश रखना, व्यक्तिगत लेवल पर बच्चे को देखना, ये सब बिल्कुल नकारात्मक वर्ड हैं। इनको देखते ही समझ जाना, हाँ ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषिक नियमों, हमने अभी शुरुआत में बोला नियम शब्द ही निगेटिव है, गलत काट दो दूसरे को भी। तीसरा ऑप्शन, बच्चे परिवेश में उपलब्ध, आपका उत्तर मिल जाता है जब वातावरण पे जोड़ दिया जाए, बच्चे के जीवन पे जोड़ दिया जाए, वो ऑप्शन कभी गलत नहीं होता। और मैं देख रहा हूं जावेद अख्तर से लेकर मीतल, सुमन, पूजा, लकी, लगभग सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो सही उत्तर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जिस ऑप्शन में आपका बच्चा का भाषा का परिवेश, वातावरण, ये सारे एकदम पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों से परे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता? यानी आपको यह देखना है कोई निगेटिव ना आ जाए। व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता? पहला, व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तर के अनुकूल बनाना, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है ये। व्यवहारिक शिक्षण की शिक्षा, बिल्कुल सही है। छात्रों को नियम और परिभाषा रटने के लिए, फिर वही बात आ गया, कितने वर्ड इसमें हैं? नियम शब्द निगेटिव है, परिभाषा निगेटिव है, रटना निगेटिव है। ये शब्द आप देखते ही खुद ही जान जाते हो कि हाँ सर जी यही वाला ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव है। और चूंकि आपको नकारात्मक ढूंढना भी था तो ऑप्शन नंबर सी, आप इनको आप प्रोत्साहित थोड़ी करोगे, इन चीज़ों को आपको हटाना है, इन नकारात्मकता को आपको दूर करना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आइए क्वेश्चन नंबर 11। स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? कह रहे हैं कि जब स्कूल में व्याकरण पढ़ाया जाता है तो काफी मतलब बहुत बोरिंग फील होता है, रुचि नहीं लगता, मन नहीं लगता। क्या कारण है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख के बताएंगे। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिए। पहला, शिक्षकों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान ना होना, ऐसा कुछ नहीं है। अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान ना होना, व्याकरण को सिखाने के लिए प्राय पुस्तक प्रणाली का ही सहारा लिया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर यही है। जब तक आप शिक्षण को किताबों से दूर नहीं रखोगे, व्याकरण भी अगर आप पढ़ा रहे हो तो कोशिश करिए कि उसको कहानी के माध्यम से, खेल खेल में, यानी कि आप क्या करते हो, प्रायः किताबों का आप सहारा लेते हो, जिससे कोई भी चीज़ क्या होता है, अगर कोई चीज़ आप किताबी भाषा में वही चीज़ अगर आप पढ़ दोगे, बता दोगे, तो वो अनइंटरेस्टिंग, डैट मीन्स वो अरुचिकर हो जाएगा आपके लिए और बच्चे के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आइए क्वेश्चन नंबर 12। मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ये तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। जब इस तरह का प्रश्न आए कि कोई भी, मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं अपना, एक ही ट्रिक फॉलो कीजिएगा। वो क्या है? जहां पे कोई व्यक्ति ज्यादा दिखावा कर दे कि मैंने चाट खाई,
मैं मुस्कुराई या उसने गाया, उसने खाना खाया, फिर इस तरह चला। इसका मतलब वो नियमों का अति सामान्यीकरण कर रहा है। सामान्यीकरण का मतलब सफाई देना, सीधी सी बात है। वन वर्ड आप इसको, आप फैक्ट को पकड़िए। सही उत्तर आपका दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नियमों का दोस्तों ये अति सामान्यीकरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? बताइए, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? 4 ऑप्शन है, देखिए अपने विचार से उत्तर करना। अगर एनसीएफ की 5 लाइन में से एक भी लाइन अगर आपको ढंग से पता होगा, इसका उत्तर आप तुरंत कर दोगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। नीचे आप देख रहे हो तीसरे वाले लाइन में कुछ कहा है, तीसरी लाइन में, और तीसरी लाइन में यह कहा गया है व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर फोकस करना है। देखिए, लोगों ने बी कह दिया, यही तो दिक्कत होता है। आपका बल किस पर होगा? बच्चे के व्यवहार को बदलना। क्योंकि प्राथमिक लेवल पर बच्चे को कभी आप आईएएस पीसीएस गणितज्ञ बनाने नहीं गए हो, आप बच्चे के व्यवहार को बदलने गए हो, बच्चे के व्यवहार को परिमार्जित करने गए हो। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट और राइट आंसर आपका हो जाएगा। कंठस्थ का मतलब रटना होता है, कोटियों का मतलब एक एक शब्द, और शब्द के बारे में मैंने कहा था कि शब्द अक्षर ये एकदम निगेटिव होता है। सिद्धांत की क्या बात करते हो आप? प्राइमरी लेवल का बच्चा काहे का सिद्धांत? किस बात के सिद्धांत की आप बात कर रहे हो? यही सब कमियां हैं। देखो, दिन गुजरता जाएगा, नवंबर लगा है तो वो बीत जाएगा, दिसंबर आएगा वो भी चला जाएगा, जनवरी में एग्जाम नजदीक आ जाएगा। तो ये आप मत सोच कर चला करो अरे यार अभी तो बहुत लंबा है, नवंबर पढ़ेंगे, दिसंबर पढ़ेंगे, जनवरी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज बेहतर ढंग से पढ़ा है वही कल भी बेहतर करके आएगा। बहुत सीधी सी बात है ये। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में खेल के द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर होता है? बताइए। वैसे भी बच्चा खेल के द्वारा बच्चे की भाषा को विस्तार मिलता है, लेकिन चूंकि यहां पे आपको उत्तर करना है कि ये कौन सा उत्तर सही होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के हिसाब से बताइए, जल्दी से उत्तर करिए। चारों ऑप्शन को थोड़ा सेट किया करो कि प्राथमिक कक्षा में हमको खेल के द्वारा अगर शिक्षण देना है तो व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर होगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, उच्च स्तरीय गलत शब्द होता है, किताबों से दूर रखना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपको व्याकरण की शिक्षण देना है तो आप ये देखिए, बच्चे सी बोल देते हैं, बेटा उच्च स्तरीय शब्द निगेटिव होता है, ज्ञान को किताबों से दूर रखना है, इन्हीं दोनों में चुनना है। अब तो जान लो, ये इसीलिए कहता है कि ऑप्शन से भी हल करना सीखो। एनसीएफ की पहली लाइन कहती ज्ञान को किताबों से दूर ले जाना, और आप ज्ञान को किताबों में दोगे, और उच्च स्तरीय चिंतन या प्रतियोगिता गलत होता है। प्राथमिक लेवल पर बच्चे को अगर व्याकरण सिखाना है तो आप उसे किस माध्यम से सिखाओगे दोस्तों? रिक्त स्थानों की पूर्ति के द्वारा। वस्तुनिष्ठ तो ये भी आप ये फैक्ट पर बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद दोस्तों हम आपको लेकर चलने वाले हैं 16 की तरफ। एक मिनट, ये 15 हो गया था क्या? अच्छा 15 ये है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है, तो वो क्या कहने की या करने की कोशिश कर रही है? बताइए। जहरा अंसारी, वाओ, नाम भी तो भाई साहब क्या ही कहें। तो मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रही है, तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है? लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहती है,
केवल सर्वनाम, केवल 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 सब गलत है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका जाएगा लिंग वचन क्रिया आदि के दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग कर रही, क्योंकि मुझे शब्द एक सर्वनाम ही होता है। ऑप्शन नंबर ए। और मुझे में कौन सा सर्वनाम है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा के व्याकरण की समझ को किसके द्वारा हम बेहतर कर सकते हैं? भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तरीय प्रश्न, केवल निगेटिव है, निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है, संदर्भ पूर्वक, हो गया, मिल गया उत्तर। हमने अभी आपसे बोला था कि जिस ऑप्शन में आपको संदर्भ, संरचना, ये कुछ वर्ड दिख जाए ना तो मार दीजिएगा बाजी कि सर सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। जावेद अख्तर, वीना देवी, रेणु कुमारी, मीतल कुमार, लगभग सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुछ गलतियां हैं, उन्हें सुधार कर लीजिए। यकीनन ज्यादा से ज्यादा पेडागॉजी का अभ्यास करिए। अगर आप कई बार फीटेट में असफल हो गए हो तो आप ज्यादा से ज्यादा पेडागॉजी का अभ्यास करो। पेडागॉजी हाथ में तो सारी बात अपने हाथ में आ जाएगी, क्योंकि वही आपको पास करवा देगा। 90 नंबर की पूरी पेडागॉजी आती है, तो पेडागॉजी ज्यादा अभ्यास करिए, ज्यादा उसी को आप ठीक करिए। फातिमा नाज, चलो भाई। हिमांशु कुमार, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? बहुत बार पढ़ाया हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। जी नहीं, क्योंकि खेल बच्चे की भाषा को विस्तार देता है। बहुत बार मैं ये बात आपको बताया हूं कि अब लोग कहते हैं सर आप ये कैसे, हाउ कैन यू से डैट, ये बात आप कैसे कह देते हो, खेल बच्चे की भाषा को विस्तार देगा। तो बेटा जब खेल की बात होती है तो यहाँ किसी एक खेल की बात नहीं हो रही है। खेल का मतलब विविध प्रकार के खेल, और हर खेल की अपनी भाषा है, अपना तौर तरीका है। तो खेल बच्चे की भाषा को विस्तार देता है। हमारा एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को गतिविधि के द्वारा शिक्षा दो, खेल खेल में शिक्षा दो, किताबों से दूर ले जाओ, रट्टा मार प्रणाली से दूर रखो, मूल्य परक शिक्षा दो, उसके जीवन पे जोड़ो, अभ्यास से दूर रखो, नियम से दूर रखो, रटने से दूर रखो। ये सारी बातें हमने आपको बता रखा है बहुत बार, लेकिन फिर भी आप में से मैं ये देखता हूं कि अगर 8-10 सही करते हैं तो 4-6 उसमें गलत करने वाले भी बच्चे होते हैं। तो हमें मतलब उन 4-6 से होता है, क्योंकि लगभग 99.9% का हमें काम करना है कि कोशिश करो प्रथम प्रयास में ही पास होकर आओ। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? कितनी बार आपको बताऊं, आ से आगमन, आगमन में आता है, क्या आता है? जब बहुत सारे उदाहरण से आप संतुष्टि करोगे तो एक नियम निकल कर आएगा, यानी उदाहरण से नियम की ओर। अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारे उदाहरण पता हैं, इसका मतलब वो कोई विशिष्ट व्यक्ति है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। और इतने उदाहरण पहले से पता हैं, इसका मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये तो व्याकरण में आगमन विधि के कुछ पॉइंट हमने बता दिया। आगमन विधि अरस्तु ने दिया था। आगमन विधि को दोस्तों जस्ट इसके पॉइंट उल्टा कर देना, निगमन में चला जाएगा। ये फिर नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, समझ रहे हो, कठिन से सरल की ओर, तो निगमन हो जाता है। और दोनों में कॉमन एक ही बात है कि आगमन और निगमन, इन दोनों विधियों को दोस्तों अरस्तु ने दिया था। महान अरस्तु ने इस पे चर्चा की थी। सवाल पैदा हो गया, सही उत्तर हो क्या होगा सर जी? पहले नियम नहीं बता सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, मनोरंजन की गतिविधियां नहीं हो सकती। डी वाला आंसर, एक बच्चे को छोड़कर किसी ने बी शायद लिखा है, बाकी सारे लोगों का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको भी ये महसूस होता है कि सर 1% भी मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, और एक साथ सभी दोस्त हमारे मिलकर एक साथ एक बार सभी लोग शेयर कर दें। जिनको महसूस हो ऐसा लगे जरूर शेयर करें। तो बबीता तिवारी, पूजा पासवान, जहरा अंसारी, रेणु कुमारी, पूजा पासवान और बीना देवी। चलिए भाई आगे आपको लेकर, ठीक है भाई। आगमन विधि हुआ, निगमन विधि हुआ, प्रश्नोत्तर विधि फुकरात ने दिया, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दिया, विनेटिका विधि कार्लटर्न ने दिया, संवाद विधि प्लेटो ने दिया। वो बहुत सारी बातें हैं। अगला क्वेश्चन,
भाषा की क्लास में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करता है? भाषा की क्लास में जो भाषाई खेल होते हैं वो किस चीज में मदद करते हैं? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाते हैं। स्वाभाविकता शब्द ही पॉजिटिव है। आकलन कोई मतलब यहां नहीं है। रोचकता और जोश से कोई संबंध नहीं है। 19 का दोस्तों राइट आंसर होगा ए। भाषा सीखने की प्रक्रिया में खेल स्वाभाविकता लाता है। और जबकि आकलन के बारे में आप सबको पता होगा कि आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। जस्ट आपको 30 सेकंड में बताता हूं। आकलन का मतलब होता है हालचाल पूरा पूछना। मूल्यांकन हालचाल नहीं पूछता, केवल नंबर पूछता है। जैसे हमने कहा कि बेटा आपके सीटेट में कितना नंबर आए, आपने कहा कि 125 नंबर आए। इसके आगे अगर मैं कुछ ना बोलूं तो ये तो मूल्यांकन हो गया। लेकिन अगर मैं आकलन कर रहा हूं तो मैं ये भी पूछूंगा बेटा कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कौन कौन सी किताबें पढ़े, किस तरह पढ़े, कितने घंटे मेहनत किए। तो ये आकलन होता है। आकलन का मतलब पूरे प्रोसेस को जानना, पूरे प्रोसेस को समझना। और मूल्यांकन को केवल रिजल्ट चाहिए। इसके लिए दोस्तों केवल रिजल्ट मायने रखता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, काम करेगा बहुत आपके लिए। आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल ये पॉइंट साबित होंगे। केवल सुनते जाइए एक रेडियो की बॉक्स की तरह। अगला क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? वो कौन सा कारक है, अगर वो उपलब्ध नहीं होगा तो हम पढ़ ही नहीं सकते? लिपि से परिचय ना हो, या 12 खड़ी, वर्णमाला की क्रमबद्धता का पहचान, या दोस्तों संयुक्त अक्षरों की पहचान। कमेंट बॉक्स है, लिखिए, भरिए, जल्दी से बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 20। और देखना लगभग लोग गलत भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। दोस्तों देखिए, हर एक, देखिए 12 खड़ी पहले भूलिए, 12 खड़ी क्या, पहले सुनिए ध्यान से। हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो क्या 12 खड़ी का ज्ञान कर लेने से हिंदी वाला व्यक्ति तमिल भी बोलने लग जाएगा? क्या तमिल वाला व्यक्ति कन्नड़ बोलने लग जाएगा 12 खड़ी से? ऐसा नहीं होता। हमें उस लिपि का जरूर ज्ञान हो, और लिपि का ज्ञान हो जाएगा तो लिपि के साथ में क्या होगा, हम अक्षर ज्ञान भी कर लेंगे, संयुक्त अक्षरों की पहचान भी कर लेंगे। वो सारी बातें हो जाएंगी। सही उत्तर दोस्तों आपका जाएगा किसके साथ में? किसके साथ में जाएगा? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? अगर हमें, देखिए ये दोनों गलत हैं। लड़ाई आपको इन्हीं दोनों में लड़नी है। या तो आपको अक्षर का ज्ञान, अक्षर की पहचान नहीं है, या तो आप लिपि से परिचित नहीं हो। दोनों बातें इसमें शामिल होता है। सही उत्तर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में, संयुक्त अक्षरों की पहचान हो। और जब संयुक्त अक्षरों की आपको पहचान है तो ये मानकर चला जाता है कि दोस्तों आपको लिपि का बेहतर ज्ञान जरूर होगा, है ना। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आइए दोस्तों। क्या बोल रहा है? छात्रों को अधिगम के प्रति आकर्षित करने के लिए अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि छात्रों को अगर अधिगम के प्रति हमको प्रेरित करना है, आगे बढ़ाना है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा कराओ। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, छात्रों के बीच में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा या निगेटिव है। दूसरा, अच्छे विद्यार्थियों को पुरस्कृत करो। पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता हो, या उपरोक्त सभी। बेटा यहाँ तो लग तो सारे गलत रहे हैं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो गलत ना लग रहा हो। लेकिन फिर भी अब हम एक एक चीजों को यहाँ देखेंगे, देखना ध्यान से। कह रहे हैं कि अच्छे विद्यार्थी को पुरस्कृत करो, तो क्या गंदे विद्यार्थी को तिरस्कृत करें? क्या ऐसा होगा? लेकिन चूंकि यहां पे एक वातावरण शब्द आया है तो ये ऑप्शन सही है। और जो बात पढ़ाई जा रही हो उसकी अपनी उपयोगिता भी हो। और मैंने आपसे कहा था कि जब दो ऑप्शन सही की तरफ जा रहे हों
तो तीसरे में अगर कोई कमी भी हो तो भी हम उसको शामिल कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 को आप टिक कर दीजिए। 22वां क्वेश्चन, शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता है। क्या है? शिक्षक दोस्तों एक राष्ट्र का निर्माता होता है। इस दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि शिक्षक भी पढ़ाने के प्रति अभिप्रेरित हो। यहां शिक्षकों से संबंधित अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? अब ध्यान देना, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जाहिर बात है कि एक विद्यार्थी को पढ़ाने से पहले जो पढ़ाने वाला जो अध्यापक है, अगर वो खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, वो खुद ही अभिप्रेरित नहीं है, तो वो क्या पढ़ाएगा? पहला ऑप्शन, एक सफल प्रेरक के रूप में छात्रों के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करे, कोई बुराई नहीं। छात्रों में जिज्ञासा का भाव, एकदम सही है। शिक्षकों में उच्च नैतिक मूल्य प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाने के संदर्भ में नवीन वैज्ञानिक, सारे सही है दोस्तों, सारे के सारे सही हैं। देखिए, सफल प्रेरक के रूप में आप नहीं होंगे तो अगर बच्चे को आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, बच्चे को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, उसके अंदर के जज्बे को नहीं जगा पा रहे हो, तो प्राइमरी लेवल पर भी आप क्या ही करोगे? जिज्ञासा के बिना बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो जिज्ञासा तो और इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। नैतिक मूल्य उच्च तो ठीक नहीं था, लेकिन नैतिक मूल्य ठीक है। नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से एक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए किस तरीके से? अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से एक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए किस तरीके से? उस पाठ्यक्रम को छोटे छोटे अध्याय में तोड़ दें, उस पाठ्यक्रम को बिना विभाजित किए, या पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना वैज्ञानिक विधि नहीं है। बेटा देखो, ऐसा है, हमने एक दिन आपसे कहा था कि मान लो आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, उसमें कोई बड़ा शब्द, जैसे सप्लीमेंट्री एक शब्द आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री शब्द आ गया, तो क्या करो आप उस अक्षर को 3 भागों में तोड़ो। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्ली को अलग कर दो और मेंट्री को अलग कर दो, दोनों को अलग अलग करके आप जोड़कर पढ़वा देंगे तो बच्चा जल्दी से समझ जाएगा। इसी तरीके से जैसे एडवर्टाइजमेंट है, बच्चा जल्दी शब्द को नहीं पढ़ पाता है, तो एडवर को अलग कर दो, टाइज को अलग कर दो और मेंट को अलग कर दो, यानी शब्दों को तोड़ दो। जैसे मेरे लैंग्वेज में कहा जाता है कि जब आप गणित हल न करना जा रहे हो तो पूरे उस प्रश्न को तोड़ दो, खोल दो पूरी तरीके से, उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आपकी पेडागॉजी भी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बालकों को पढ़ाते वक्त निम्नलिखित में से किस बात पर अधिक बल देना चाहिए? बालक को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस बात पर दोस्तों ज्यादा बल देने की जरूरत है? विषय वस्तु को रटने पर, ध्यान लगाकर पढ़ने पर, बातचीत करते हुए पढ़ने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, सारे लोग बताएंगे और इनफैक्ट भरोसा कीजिए गलती आप जरूर कर सकते हो, इस पर मुझे ऐसा लगता है। कुछ प्रश्न होते हैं भाई, लगता है कि बालक को अगर पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएं, रटवा के पढ़ाओगे क्या? गलत शब्द है रटना। ध्यान लगाकर पढ़वाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान भी जबरदस्ती थोड़ी लगता है। प्राइमरी लेवल पर परस्पर अंतःक्रिया, जी हाँ, बच्चे को परस्पर अंतःक्रिया कराइए, करके सीखने का मौका दीजिए, उसे अवसर प्रदान कीजिए। बातचीत मतलब परस्पर अंतःक्रिया, ये वाइगोत्स्की का लाइन है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बच्चा हिमालय पर नहीं सीखता, बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। डेट मीन्स भाषा, संस्कृति, समाज, ये तीनों शब्द अगर कहीं दिखते हैं तो आप बिना संदेह वाइगोत्स्की पर टिक मार के आइएगा, अगर आपको वहां वैज्ञानिक के रूप में कोई चीज दिखता है तो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए सारे लोग। 25वां, बालकों को सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान सब पे देता है? पर्यावरण का प्रभाव, वातावरण, कक्षा का परिवेश। देखिए ऐसा है, बालक के जीवन में एक तो वातावरण और एक वंशानुक्रम। वातावरण में सारी बातें आ जाएंगी, ये और ये दोनों, वंशानुक्रम तो है ही। तो ऑल ऑफ दिस दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी दोस्त हमारे जिनको भी कोई बात ना समझ आ रही हो, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, जरूर आप अपनी बात को रखिए, ठीक है? कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए। वीडियो को दोस्तों सभी लोग लाइक कर दीजिए,
पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। ध्यान रखें, क्योंकि पेडागॉजी का पैटर्न, ऑप्शन से हल करने की कला और कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ सिर्फ आपको यहीं मिलेगा। तो 25 का दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा व्यक्तिगत कारक दोस्तों योगदान देता है? देखिए, अधिगम जब आप सीख रहे होते हो तो बिना इंटरेस्ट के तो आप सीखोगे नहीं, रुचि जरूरी है। मानसिक दशा, दिमागी तौर पे स्ट्रांग हो, आपका मन लग रहा है, जरूर सीखोगे। बुद्धि, वही बात हो गई। तो सही उत्तर दोस्तों आपका होगा 4th वाला, ऑल ऑफ दीज। ये वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबको पता है भाई, विदाउट इंटरेस्ट डिफिशियंसी डिक्लाइन, याद रखना सीडीपी में 30 नंबर की पूरी पेडागॉजी, हिंदी 15 पेडागॉजी, संस्कृत 15 पेडागॉजी, गणित 15 पेडागॉजी, ईवीएस 15 पेडागॉजी, और सारी पेडागॉजी सेम होती है। शब्दों का मायाजाल है, इन्हें पकड़ लीजिए, 90 नंबर पूरा यही आएगा। फेल कभी नहीं हो सकते। जो लोग कहते हैं सर मैं बार बार हो गया, इसका मतलब आप एक ही गलती बार बार करते गए। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा आपने, वही थानडाइक स्किनर पावला, और नहीं काम चलेगा। चलो, हिमांशु कुमार, रंजीत पासवान, जहरा अंसारी, टेट एजुकेशन, बीना देवी, ज्योति विश्वकर्मा, रंजीत पासवान, पूजा पासवान और हमारे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोचने की प्रक्रिया है? बताइए, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक ऐसा है जो सोचने की प्रक्रिया है? बुद्धि या फिर रुचि या अनुकरण? बताइए, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो बेटा सोचने का काम होता किससे है, पहले ये तो डिसाइड हो। सोचने का काम भी तो बुद्धि का है ना। देखो, संज्ञान और संवेग, सबको पता है संवेग का मतलब आपका हंसना, आपका रोना, आपका चिल्लाना। लेकिन संज्ञान, कोई बात संज्ञान में आएगी तभी आप हंसोगे, रोगे, चिल्लाओगे। तो संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे पे जुड़े हैं, संबंधित है, सानिध्य हैं। लेकिन आपका हंसना या रोना ये डिपेंड करता है कैसी बातें संज्ञान में आ रही है, और ये निर्णय कौन लेता है? आपका दिमाग लेता है, आपकी बुद्धि लेती है। सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि की बात आई है, थोड़ी बहुत बात इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि बुद्धि शब्द को सबसे पहले कैटल ने दिया था। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित गाल्टन ने किया। वही गाल्टन दोस्तों ये हैं जो सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। फिर बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत आया, बिने ने साइमन के साथ मिलकर दिया। फिर द्विकारक आया, जिसमें एक था जी कारक और यस कारक जो स्पीयरमैन ने दिया। त्रिकारक भी स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का त्रितत्व मॉडल रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का था, और बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल ये दोस्तों गिलफोर्ड का था। सारे बच्चे जानते हैं, सबको पता है, बस फर्क इतना है। क्विक रिवीजन करते चलिए, मेरे साथ हो तो बहुत कुछ रिवीजन आपको हम कराते चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से दोस्तों देखिए कूट वाला क्वेश्चन आया है, ये ध्यान पे देखना। निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? बालक को सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, बच्चों को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, सही बात है, क्योंकि प्लेटो ने कहा था स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तीसरा, बुद्धि बालकों में खोजी दृष्टिकोण, बिल्कुल सही है, और अनुशासन छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, यह भी सही है। दोस्तों यहाँ पे सब सही है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो आप गलत कह सको, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम की प्रक्रिया में बेटा देखो ऐसा है ना, याद किसी को नहीं होता है। सत्य यह है कि याद किसी को नहीं होता है। बस फिर वही बात मैं कहता हूं कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना बेहतर होता जाता है, ये अभ्यास की बात होती है। अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है यदि समाज विकसित व शिक्षित होगा तो उस समाज के बच्चे भी पढ़ने के लिए सजग रहेंगे? क्या बात है,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर करके बताओ और देखते हैं कितने लोग सही उत्तर करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है यदि समाज शिक्षित होगा, विकसित होगा तो लोग पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। तो ये जो सजगता है पढ़ाई के प्रति व सीखने के प्रति, ये किस चीज के प्रति जिज्ञासु बन रहेंगे? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज और संस्कृति। इन चीजों के प्रति दोस्तों ये बिल्कुल सजग रहेंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 30वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम, 13th वाला। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान पे देखना। अध्यापकों को पठन पाठन के दौरान विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि लंबे पाठ अधिक समय तक याद रहें। अध्यापकों को छात्रों के स्व मूल्यांकन पर भी बल देना चाहिए। तो ये उक्त कथन किसकी ओर संकेत करता है? 4 ऑप्शन है, सोच विचार कर उत्तर करिए सारे लोग। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनेगा, ये अभ्यास और परिणाम से संबंधित है ये, बिल्कुल। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीचे वाला गलत है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि वो ऑप्शन चुनो जिससे सारी बात बन जाए। तो अभ्यास अभ्यास एवं परिणाम से संबंधित कारक का ही ये दोस्तों एक परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 31। अध्यापक कक्षा में छात्रों को समूह में अध्ययन एवं विषय वस्तु से संबंधित परिचर्चा के लिए प्रोत्साहित करें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस समूह के अध्ययन की है? पहला, यह संवेदनशील छात्रों का समूह होता है, सही बात है। यह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, सही बात है। विषय वस्तु पर परिचर्चा के माध्यम पे इससे संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है, सही बात है। और उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। यानी दोस्तों आपके सारे आंसर बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32। एक अध्यापक विद्यालय में खेल प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा सामान्य ज्ञान पूछताछ प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसके पीछे अध्यापक की सोच क्या है, उद्देश्य क्या है? पहला, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण। प्रतिस्पर्धा शब्द कंपटीशन निगेटिव होता है, पर मैं आगे भी देखूंगा। रुचि, अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहें, सही बात है। अभिरुचि को महत्व मिले, पहचान मिले। 2 ऑप्शन सही हैं, तो तीसरे वाले को भी हम सही मान लेते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ABCD सब सही है, 4th वाला आंसर। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बताइए। वीणा देवी, रंजीत पासवान, जहरा अंसारी, सुमन कुमार, पूजा पासवान, रीमा यादव। दोस्तों राइट आंसर कीजिएगा 33 के लिए। सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होता है, जो मोटिवेशन होता है दोस्तों, वो विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना कर देता है। स्मरण का मतलब रटने की शक्ति, तो वो तो गलत है, स्मरण शब्द ही निगेटिव है। दूसरा, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें कोई संदेह हम कर नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डेफ डैश को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कह रहे हैं कि ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो कौन सा है जो अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक है? 34 के लिए दोस्तों आपको राइट आंसर करना है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, क्या क्लास में अधिकतम उपस्थिति मोटिवेशन का एक प्रतीक है? दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। तीसरा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना
बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछना, ये दोस्तों एक देखिए, कोई भी बालक प्रश्न कब पूछेगा, जब वो अंदर से मोटिवेट होगा, अंदर से उसका मोटिवेशन हाई होगा, वो तभी प्रश्न करता है, अदरवाइज दोस्तों वो पूछेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित शिक्षण का उदाहरण है? पहला, बहुत सरल या कठिन प्रश्नों का हम चयन करें, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक या असफलता से बचने की अभिप्रेरणा। बताइए आप लोग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। बिल्कुल, लक्ष्य को अचीव करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये सीखने के रूप में अधिगम को अभिप्रेत शिक्षण के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काफी लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर भी पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना का कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत महसूस नहीं होती। ये बालक कौन सा है? तो बेटा ये सबको पता है, अगर किसी बालक को कहने की जरूरत ना पड़ी, वो स्वयं से पढ़ने लगता है, पढ़ता है, तो ये एक आंतरिक रूप से, देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा में बस फर्क है इतना कि आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक होता है, इसमें कोई लालच छुपा नहीं होता है ना। और जबकि बात करें बाह्य अभिप्रेरणा की, तो इसमें एक लालच छुपा होता है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे कम महत्वपूर्ण होगा? बताइए। सबसे कम महत्वपूर्ण, पहला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। आप इसलिए पढ़ोगे या पढ़ाओगे कि छात्रवृत्ति पा सको, तो बताओ वो कैसा पठन पाठन है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें आंसर नंबर ए हमारा मिल चुका है। तो बेटा ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करूंगा आप सबको पसंद आया होगा। कुछ कमियां अगर रह गई, कोई बात अगर नहीं समझ आई हो, तो एक एक करके सारे लोग अपने डाउट्स को रखिए, लिखते चलिए, सबको हम रिप्लाई कर देंगे। बाकी आवश्यक सूचना दोस्तों उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स, सिर्फ केवल वही बच्चे हमें मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे जो कई प्रयास कर लिया, नहीं पास कर पा रहे हो सीटेट, बार बार 3 से 4 नंबर पे रह जाते हो, तो एक ही गलती बार बार ना करिए। आप ये पेडागोजी के पैटर्न पर बेस्ड नोट्स को पढ़िए जो हम आपको दे रहे हैं। इसमें 150 पेज होगा, 90 पेज में 5 सब्जेक्ट की पेडागोजी होगी और 60 पेज में ईबीएस एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, गद्यांश पद्यांश कैसे हल करें, गणित में कैसे अंक पढ़ने हैं, जिससे आप आराम से 100+ कर जाओगे। इस नोट्स को दोस्तों अभी बाई करने के लिए, जुड़ने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653